सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 में क्षितिज पद्य खंड के अंतर्गत पाठ 4 माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी कविता हम पढ़ रहे हैं कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला, ये कविता हमने पढ़ ली थी आधी तो, और आपको समझ में भी आई होगी। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जितना हमने पढ़ा था, फिर हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 107, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। पेज नंबर 107 पर देखिएगा। यहाँ पर कवि जो है वो जेल में बंद है, उदास है, एकाकी है, और इसीलिए कवि के मन में बहुत निराशा का भाव समा गया है। और एक आधी रात के समय वो अचानक से एक कोयल को कूकते हुए सुनता है, और उसे सुन करके कवि को ऐसे लगता है मानो, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, और इसी कारण से स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने के कारण कवि को भी कैद कर लिया गया था। उसे जेल में बंद करके रखा गया था। बहुत सारी यातनाएं अन्य कैदियों, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अन्य कैदियों को जो यातनाएं दी जाती थी, कवि को भी उसी प्रकार से बहुत सी यातनाएं दी जाती थी, पीड़ा पहुंचाई जाती थी। तो कवि ने यहाँ पर कोयल के माध्यम से ही अंग्रेज़ों के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त कर दिया है। उसी के बारे में ये कविता है। तो कवि कोयल से प्रश्न करता है कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, मतलब क्यों गाते गाते ही चुप हो जाती हो, तुम किसका संदेशा लाई हो, हे कोयल मुझे बताओ। तो कवि कहता है कि यहाँ पर मैं, मतलब जेल में मैं वो अपने मन का जो भाव है, दुख का भाव है, उसे कोयल के सामने प्रकट करते हुए कह रहा है कि यहाँ पर मैं ऊंची ऊंची दीवारों में अंधेरी काल कोठरी में कैद हूँ, और ना तो यहाँ पर पेट भर के खाना दिया जाता है, और ना ही यहाँ पर मरने दिया जाता है, और हम तड़प कर ही रह जाते हैं। दिन रात हम पर पहरेदारों का कड़ा पहरा है, और ऐसा लगता है कि ये गहरे अंधेरे का प्रभाव है, या अंग्रेजी शासन की जो क्रूरता है उसका अंधेरा छाया हुआ है। अब तो ऐसे लगता है कि रात्रि के समय हिमकर निराश करके, हिमकर अर्थात चंद्रमा, आधी रात हो गई है और चंद्रमा भी अब तो निराश होकर चला गया है, इसलिए यह रात और अधिक काली हो गई है। तो ऐसी कालीमा में कि ये रात इतनी अधिक काली है, तुम स्वयं इतनी काली हो, हे सखी, हे कोयल, तुम ऐसे समय में अर्धरात्रि में अचानक से क्यों कूक पड़ी हो। और कवि कहता है क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो। तो कवि यहाँ पर कोयल से प्रश्न करते हुए कहता है कि तुम्हारी वाणी में मुझे एक वेदना, एक पीड़ा सुनाई देती है, तो तुम अचानक से क्यों हूक पड़ी हो। हूक पड़ना मतलब करुणा के कारण, करुणा और दुख से जो आवाज़ निकलती है, ठीक है, जो पुकार निकलती है, वो होती है हूक। और ये हूक कैसी है, ये हूक ऐसा लगता है मानो किसी पीड़ा के बोझ से दबी हुई सी हूक है। ऐसी पीड़ा जगाने वाली, ऐसी वेदना भरने वाली पुकार में तुम क्यों कूक पड़ी हो। कवि कोयल से प्रश्न करता है कि तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम इस प्रकार से करुण क्रंदन कर रही हो। कवि कहता है कि तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो, मतलब कोयल जो है वो वसंत के आगमन का हमें संदेश देती है। कोयल की जो मधुर वाणी है, कवि को लगता है कि ईश्वर को मतलब मधुर वाणी के रूप में ईश्वर का कोयल को दिया हुआ ये वैभव है, ये समृद्धि की सूचक है कोयल। और इसलिए कवि उससे कहता है कि तुम तो स्वयं मधुर वाणी की, अर्थात वैभव की रखवाली करने वाली हो, समृद्धि की रखवाली करने वाली हो। हे कोयल, तुम स्वयं ही इस प्रकार से वेदना से क्यों चीख पड़ी हो। और वह कहता है
कि क्या तुम आधी रात्रि को इस प्रकार से चीख रही हो? क्या तुम बावली हो गई हो? तुम पगला गई हो? हे कोयल, क्या तुमने मतलब जिस प्रकार से तुम आधी रात को चीख रही हो, क्या तुमने कोई दावानल की ज्वालाएं देख ली है? दावानल मतलब मैंने आपको बताया था ना, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। तो कवि कहते हैं कि क्या कहीं तुमने जंगल में कहीं उठती हुई लपटें तो नहीं देख ली है, अग्नि की लपटें तो नहीं देख ली है, जिन्हें देख करके तुम इतना डर गई हो और इसीलिए तुम कूद पड़ी हो। तो बच्चों, इसका एक भाव ये भी निकल जाता है कि जो जंगल का जो दावानल है, जंगल की जो अग्नि है, ज्वालाएं हैं, यहाँ पर ये ज्वालाएं क्या है? ये अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर किए जाने वाले जो भयंकर जो घोर अत्याचार है उससे भी संबंधित है। ठीक है, वो जो अत्याचार है उनके द्वारा जो भारतीयों पर किए जा रहे हैं, कोयल ने शायद ऐसे उन अत्याचारों को देख लिया है और इसी कारण से वो भय के कारण से चीख पड़ी है। और कवि क्या कहता है, देखिए ये पैराग्राफ को आप ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कहता है कि हे कोयल, शायद तुम इसलिए चीख पड़ी हो क्या कि तुम हमारे हाथों में ये जंजीरों का गहना नहीं देख सकती हो। वहाँ पर जैसे बताया गया कि कैदियों को जब कैद रखा जाता था, एक 10 फुट की अंधेरी काल कोठरी में कैद रखा जाता था, जिनकी ऊंची ऊंची दीवारें थी, बाहर का कोई देख नहीं सकता था, और उनको बड़ी बड़ी भारी भरकम लोहे की हथकड़ियों से, जंजीरों से बांध करके रखा जाता था। तो इसीलिए मतलब जेल में जो यातनाएं उनको दी जाती थी, इस पैराग्राफ में उसी से संबंधित बातें लिखी गई है। तो कवि कहता है, कवि को भी लोहे की हथकड़ियाँ पहनाई गई है और इसीलिए जंजीरें पहनाई गई है। इसलिए कवि कहते हैं कि क्या तुम हमारे हाथों में ये लोहे की जंजीरें नहीं देख पा रही हो। और कवि कहते हैं कि यदि तुम इन्हें देख करके चिंतित हो तो हमारे हाथों में ये ये कोई सामान्य जंजीरें नहीं है, बल्कि हमारे हाथों में तो ये भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए हमने जंजीरों का गहना पहन रखा है, इसलिए तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। ये है कोयल, ये कोई सामान्य जंजीर या हथकड़ियाँ नहीं, बल्कि हमारे हाथों में ये ब्रिटिश शासन के द्वारा पहनाया गया आभूषण है, पहनाया गया गहना है, जिसे हमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए पहन रखा है। तो इस कवि यहाँ पर ये बात कहना चाहता है कि देश को आज़ाद कराने के लिए ही हमने इन जंजीरों को अपने हाथों में गहने के रूप में धारण कर लिया है, इसलिए इन्हें पहनकर भी हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। कोल्हू का चर्रक चू, जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और कवि क्या कह रहा है कि हमारे हाथों में हमें जो सज़ा दी जाती है, हमें यहाँ पर जो यंत्रणाएं दी जाती है, तो इसमें मतलब कोल्हू का बेल जो होता है ना, जब तेल निकालता है तो वो उसके चारों तरफ, कोल्हू के चारों तरफ घूमता है और तब चर्रक चू की आवाज़ आती है। तो कवि कहता है कि कोल्हू के चर्रक चू में भी हमको तो इस जीवन के प्रति, जीवन का ही एक मधुर संगीत सुनाई पड़ता है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और गिट्टी मतलब पत्थर। ये भी आप जानते हैं कि जेल में कैदियों से बहुत सारे काम करवाए जाते हैं, तो उनसे बड़े बड़े पहाड़ों के पत्थर भी तोड़वाए जाते हैं। पत्थर को तोड़ते समय आवाज़ आती है, और वो जो आवाज़ है उसके बारे में कवि क्या कह रहे हैं, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान की पत्थर तोड़ते हुए भी जो आवाज़ आ रही है, आवाज़ आती है, उससे हमें ऐसे लगता है मानो हमने क्या किया है, भारत की आज़ादी के गीत लिख दिए हैं। अर्थात पत्थर को तोड़ते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, भारत की आज़ादी के गीत ही, अपनी अंगुलियों से भारत की आज़ादी के गीत ही लिख रहे हैं। कि जब हम अपनी अंगुलियों से पत्थर तोड़ते हैं तो हमको ऐसा अनुभव होता है कि हम भारत की स्वतंत्रता के लिए, उसकी आज़ादी के गीत गा रहे हैं, गीत लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और वो क्या कहते हैं, मोट खींचना मतलब रस्सी को खींचना, पेट पर जुआ बांध करके, बैलों के लकड़ी का वो जो जुआ बांध करके और उनसे पानी खिंचवाया जाता था प्राचीन समय में,
और यही काम जो है कैदियों के द्वारा भी करवाया जाता था। इसलिए कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि मैं अपने पेट पर जुआ बांध करके जब मोट खींचता हूँ, पानी निकालने के लिए जब मोट खींचता हूँ, मोट क्या होता है, पानी निकालने का जो पात्र होता है जिससे कुएं से पानी खींचा जाता है, उसे कहते हैं मोट। तो कवि कह रहा है कि जब मैं मोट खींचता हूँ पेट पर जुआ बांधकर, तब मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। तब मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुएं से पानी खाली नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ब्रिटिश शासन की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। अकड़ मतलब उनका जो अहम है, उनका जो अहंकार है, उसको मैं तोड़ रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहते हैं कि शायद दिन में किसी को रुलाने वाली ऐसी करुणा जागृत ना हो, इसीलिए शायद तुम रात्रि के समय में ही इस प्रकार से चीख करके, करुण क्रंदन करके गजब ढा रही हो। हे कोयल, अर्धरात्रि में इस प्रकार तुम क्यों गा रही हो, क्यों बोल पड़ी हो। यहाँ तक हमने ये पूरा पढ़ लिया था, जिसे मैंने आपको फिर से एक बार समझा दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम पढ़ते हैं। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्या हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि क्या कहते हैं, आधी रात के समय चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है, तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे शांत समय में, आधी रात्रि के समय में जब चारों तरफ सन्नाटा है, तुम्हारी ये जो आवाज़ है वो ऐसी लग रही है मानो तुम इस अंधकार को चीरते हुए, तुम्हारी ये जो आवाज़ है ये अंधकार को चीरते हुए रो रही है, तुम चित्कार कर रही हो। हे कोकिल बताओ तो, इस प्रकार से तुम आधी रात को चुपचाप क्या अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह के बीज बो रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो कि चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज, विद्रोह के बीज, कौन से विद्रोह के बीज, अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह के बीज, ठीक है, कि तुम इस प्रकार से, शायद इस प्रकार से चीख करके, इस प्रकार से बोल करके ऐसा लगता है कि आधी रात को तुम लोगों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक विद्रोह की भावना जगाना चाहती हो, इसीलिए तुम सबके हृदय में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह के बीज बो रही हो। हे कोयल बताओ तो, तुम क्यों बोल रही हो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुक्करती की ब्याली, किस पर है गाली एक गाली आली। अब इसमें ये जो काली शब्द का देखिए, काली विशेषण है जिसका कवि ने हर पंक्ति में बार बार प्रयोग किया है। और इसका ये जो काली शब्द है ये किसका प्रतीक है, ये अंग्रेजी शासन के समय लोगों में जो दुख और अशांति का भाव था, ये उसका प्रतीक है, ठीक है। काली शब्द जो है अंग्रेजों के शासन के दौरान लोगों में दुख और अशांति का प्रतीक है, तो कवि कह रहे हैं। और काली शब्द यहाँ निराशा का भी प्रतीक है, अंधेरे का भी प्रतीक है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे कोयल तुम भी काली हो, काली तुम, रजनी भी काली, हे कोयल तुम भी काली हो, और ये रजनी, रजनी अर्थात ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। शासन कौन सा, अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश शासन की, ब्रिटिश शासन की करनी, करनी मतलब उनके द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, करतूतें उनकी, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं वे भी काली है। और काली लहर कल्पना काली की, काली लहर, लहर कौन सी, देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो विद्रोह की लहर उठ रही है वह भी कैसी है, वह काली है। और कल्पना काली, अंग्रेजी शासन जो शासन में जो अत्याचार हो रहे हैं तो उनकी वो जो कल्पना है वो भी काली ही है। मतलब एक प्रकार से ये जो काली शब्द यहाँ पर क्या है, ये अंधकार और निराशा का प्रतीक भी है, ठीक है। तो काली लहर कल्पना काली, देश में विद्रोह की एक लहर है वह भी काली है, मतलब देश में अंग्रेजों के शासन के प्रति एक निराशा का भाव, एक अंधकार का भाव फैल गया है। मेरी काल कोठरी काली,
मैं जिस काल कोठरी में कैद हूँ वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी भी काली है और ये कमली मतलब हमको यहाँ पर ओढ़ने के लिए दी जाने वाली या बिछाने के लिए दी जाने वाली जो कंबल है वो भी काली है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और मेरे हाथ पैरों में जो लोहे की श्रृंखला अर्थात जंजीर बंधी हुई है वह भी काली है। पहरे की हुक्कृति की ब्याली, पहरे की मतलब यहाँ पर जो हम पर पहरेदार बिठाए गए हैं, इन पहरेदारों की हुक्कृति मतलब पुकार, जब वे जोर से तड़क करके बोलते हैं, है ना। पहरे की हुक्कृति की ब्याली का मतलब है सर्पिणी, सांपिनी, ठीक है। कि पहरेदारों की जो हुक्कार है वह भी कैसी है, वह ब्याली अर्थात वह सर्पिणी के समान है, मतलब वह हमें डसने जैसे ऐसा जब वे बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो किसी सर्पिणी ने हमको डस लिया है। तो पहरेदारों की हुक्कार भी काली सांपिन जैसी है। और तिस पर है गाली ए आली, और इस पर भी रात दिन हमें इनकी गालियाँ सुनने के लिए मिलती है। उस पर भी ए आली यहाँ कोयल को संबोधित करते हुए कहा गया है कि ए आली अर्थात हे कोयल, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी तुम क्यों गा रही हो। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती है कोयल। जब चारों तरफ देश में काला संकट रूपी सागर फैला हुआ है तो ऐसे काले संकट रूपी सागर में भी तुम मरने के लिए इस प्रकार से क्यों मदमाती हो, अर्थात मरने के लिए क्यों उत्सुक हो रही हो। कोकिल बताओ तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कि ये जो देश में जो संकट रूपी सागर है, तुम अपने चमकीले गीतों को मतलब तुम्हारे ये जो गीत है ये तो लोगों में एक जोश भरने वाले हैं, तुम्हारे गीतों से लोगों में अनुराग उत्पन्न होता है और तुम वसंत के आगमन का संदेशा लाती हो। अपने ऐसे चमकीले गीतों को तुम ऐसे संकट रूपी सागर पर क्यों तैरा रही हो। हे कोयल बोलो तो तुम अर्धरात्रि को इस प्रकार से क्यों चीख पड़ी हो। अब देखिए यहाँ पर अगले पंक्तियों में कवि वर्णन कर रहा है। कवि ने कोयल और अपने बीच में तुलना की है कि दोनों के ही जीवन में क्या अंतर है। तो कवि कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरे नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। यहाँ पर कोयल से कवि कह रहे हैं, दोनों के बीच में तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि तुम्हें तो हरियाली डाली मिली है कोयल, तुम तो स्वतंत्र हो और मैं यहाँ पर बंदी के रूप में हूँ। मतलब एक प्रकार से स्वतंत्र कोयल और बंदी कैदी के मध्य मार्मिक तुलना की गई है कि हे कोयल तुम तो हरियाली डाली पर बैठती हो, लेकिन मुझे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर काल कोठरी में कैद हूँ। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कि तुम तो नभ भर में स्वच्छंद होकर, नभ मतलब आसमान, कि तुम तो पूरे आसमान में स्वच्छंद होकर स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से उड़ सकती हो, कहीं भी आ जा सकती हो, लेकिन मेरा तो इस काल कोठरी में मतलब मैं तो 10 फुट की काल कोठरी में ही कैद हूँ, इसलिए मेरा संसार तो यहीं तक सिमट कर रह गया है। मैं अपनी इच्छा से इस कोठरी से बाहर भी नहीं आ सकता और तुम तो नभ भर में पूरे आसमान में स्वच्छंदता से उड़ती हो, कहीं भी आ जा सकती हो। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कवि कहते हैं कि तुम जब गाती हो तो लोगों से प्रशंसा पाती हो, वाहवाही पाती हो, लेकिन मुझे तो यहाँ रोना भी गुनाह है, मेरे लिए तो यहाँ रोना भी गुनाह है, अपराध है, मैं यहाँ अपनी इच्छा से रो भी नहीं सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहते हैं, हे कोयल तुम क्यों नहीं देखती, तुम्हारे और मेरे जीवन के बीच की ये जो विषमता है, ये जो अंतर है, इस अंतर को क्यों नहीं देख रही हो। और इस पर भी तुम क्या कर रही हो, तिस पर बजा रही रणभेरी, इस पर भी तुम रणभेरी बजा रही हो। रणभेरी मतलब युद्ध के समय जो बाजा बजाया जाता है उसको कहते हैं, बिगुल बजाया जाता है उससे कहते हैं रणभेरी। की है कोयल इस पर भी तुम युद्ध का बिगुल बजा रही हो। मतलब ऐसे लगता है कवि को कि कोयल आधी रात्रि के समय, मतलब उसने अंग्रेजों के अत्याचारों को देख लिया है और इसी कारण से आधी रात्रि के समय
देश को स्वतंत्र कराने के लिए वह लोगों को सचेत करना, जागरूक करना चाहती है और इसीलिए वह रणभेरी बजा रही है। युद्ध का बिगुल उसने आधी रात के समय बजा दिया है। तो इस हुक्कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो कवि कहते हैं कि इस हुक्कृति पर, हुक्कृति मतलब पुकार, हे कोयल तुम्हारी इस पुकार पर तुम ही बताओ कि, मतलब यहाँ कवि जो है वो कोयल की पुकार के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ऐसा इन पंक्तियों में भाव बताया गया है कि हे कोयल तुम्हारी इस हुक्कृति अर्थात तुम्हारी इस पुकार पर अपनी कृति से, क्योंकि यहाँ पर कवि हैं, कवि जो है कवि का कार्य होता है काव्य रचना करना, तो कवि कहते हैं कि मैं अपनी कृति से, कृति मतलब काव्य रचना से, अपनी कविताओं से तुम बताओ कि तुम्हारे लिए और क्या करूं। अर्थात कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी एक पुकार पर मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, तो तुम ही बताओ कि अपनी रचनाओं में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए क्या कर दूँ। हे कोकिल मुझे बताओ तो मोहन के व्रत पर, मोहन कौन है यहाँ पर, यहाँ मोहन शब्द से तात्पर्य महात्मा गांधी से है, मोहनदास करमचंद गांधी से है, गांधी जी से है। तो गांधी जी ने, मोहन का व्रत कौन सा है, गांधी जी ने जो व्रत लिया था वो था स्वतंत्रता का व्रत, देश को स्वतंत्र कराने का व्रत, जो संकल्प जो गांधी जी ने लिया था। तो कवि यहाँ कहते हैं कि जो महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया था, मैं भी उसमें अपने प्राणों का, मतलब मैं अपने प्राणों का रस दे करके अपने जीवन का रस भी उसमें भर दूं, मतलब क्या मैं भी उस स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दे दूं। हे कोयल तुम बताओ तो मैं क्या करूं, तुम अर्धरात्रि को इस प्रकार से क्यों चीख पड़ी हो। तो बच्चों ये आपकी कविता पूरी होती है। मुझे आशा है कि आपको समझ में भी आई होगी। और चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर जो है थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका पहला प्रश्न, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल अर्धरात्रि के समय कूक पड़ी थी, तो कवि को लगा कि कोयल आधी रात के समय इस प्रकार से क्यों चीख पड़ी है। शायद उसने, कवि को ये आशंका थी कि शायद कोयल ने अंग्रेज़ों के भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों को देख लिया है, इसीलिए शायद कोयल आधी रात को कूक पड़ी है। और कवि की प्रतिक्रिया क्या थी कि कवि ने कोयल से प्रश्न किया कि हे कोयल तुम स्वयं ही बताओ तुम किसका संदेशा लाई हो और अर्धरात्रि को इस प्रकार से क्यों कूक पड़ी हो। फिर देखिए, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई है। तो देखिए बहुत सारे कारण हैं कोयल के बोलने के। कवि के अनुसार, कवि ने जैसा कि यहाँ पर कहा है, कवि ने बहुत से कारणों की आशंका जताई है कि कोयल आधी रात के समय क्यों बोल पड़ी होगी। कि या तो कोयल किसी का संदेशा लेकर के आई है, या फिर कोयल ने आधी रात के समय जंगल में उठने वाली लपटों को देख लिया है, अर्थात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचारों को देख लिया है, या फिर कोयल मधुर विद्रोह के बीज बोना चाहती है अपनी वाणी के माध्यम से। तो इन सब कारणों से लगता है कि कोयल, इन सब कारणों की संभावना यहाँ पर कवि ने जताई है। ठीक है, कि या तो वह किसी का संदेशा लाई होगी, कौन कौन से कारणों की संभावना बताई है, या फिर हो सकता है कि उसने जंगल में उठती हुई ज्वालाओं को देख लिया होगा, हो सकता है उसका मधुर वैभव जिसकी वह रखवाली करती है किसी ने छीन लिया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोयल भारतीय लोगों में विद्रोह की, अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह के बीज बोना चाहती है, अर्थात वह उनमें स्वतंत्रता की अलख जगाना चाहती है। तो ये संभावित कारण हैं। फिर देखिए, कविता के आधार पर
पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। पराधीन भारत में मतलब जब अंग्रेजों का शासन था उस समय भारतीयों पर कौन कौन से अत्याचार या कौन कौन सी जेलों में उनको कौन कौन सी यंत्रणाएं यातनाएं दी जाती थी, इसके बारे में इस कविता के आधार पर बताना है। तो आप बता सकते हैं कि जेल अंग्रेजों द्वारा जेल में कैदियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को लोहे की जंजीरों से बांध करके रखा जाता था। उनसे कोल्हू के बैल की तरह उनसे काम लिया जाता था, पत्थर तुड़वाया जाता था, उनके पेट पर जुआ बांध करके उनसे मोट खिंचवाया जाता था। तो इस प्रकार से भारतीयों पर बहुत सारे अत्याचार जेल में किए जाते थे। ठीक है, तो 1 से लेकर 4 तक प्रश्नोत्तर आप स्वयं करेंगे। आंसर बता दिए गए हैं, आप अपने लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरह से इनके आंसर्स लिखेंगे और इनके आगे जो शेष प्रश्नोत्तर है ये हम अगले वीडियो में पूरे करेंगे। तो आज हम कक्षा का समापन यहीं करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।